देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे हैं ना हम लोग। इसमें दो चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार, दो शब्दों से मिलकर बना है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य कोई कार्य हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय। जैसे क्रिकेट खेला जाता है बहुत सारे देशों के बीच तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला, ठीक है। या फुटबॉल खेला जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, हॉकी खेला जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत सारे देशों के बीच व्यापार किया जा रहा है तब उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, ठीक है। और व्यापार क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है उसी को हम व्यापार कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तु या सेवा खरीदी जाएगी या वस्तु और सेवा को बेचा जाएगा। अगर किसी देश के द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदा जाता है तो उसको आयात कहेंगे और किसी देश के द्वारा वस्तु या सेवा को बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहेंगे। आयात और निर्यात समझ में आया। निर्यात क्या है, किसी देश के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना निर्यात है और किसी देश के द्वारा किसी वस्तु को खरीद कर मंगाना आयात है। जैसे भारत है, भारत अमेरिका को कोई चीज बेचेगा तो वह भारत का निर्यात है। अगर भारत अमेरिका से कोई चीज मंगाता है तो भारत का आयात है। अब बताओ, भारत चीन से मोबाइल मंगाता है, सबसे ज्यादा चीन वाला ही मोबाइल चल रहा है ना, तो वह भारत आयात कर रहा है कि निर्यात? आयात कर रहा है, ठीक है। और भारत की दवाइयाँ पूरे विश्व में खास करके अफ्रीका में सबसे ज्यादा बेची जाती है, तो भारत से जो दवाइयाँ बाहर बेची जा रही है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, समझ में आया। अब देखो भारत का जो आयात और निर्यात है ये समय के हिसाब से बदलता रहा। पहले जब देश आजाद हुआ था उस समय हम लोग सबसे ज्यादा जो चीज आयात करते थे वो था अनाज, क्योंकि अनाज का उत्पादन कम था, हमारी आबादी ज्यादा थी। तो कोई भी कार्य करने से ज्यादा जरूरी है पहले जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए और भोजन के लिए हम लोग अनाज का आयात करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद 1970 के दशक से धीरे धीरे आयात जो है घटता गया और समाप्त हो गया, खास करके अनाजों का, ठीक है। अनाजों का आयात समाप्त हो गया और आज के समय में हम अनाज के निर्यातक भी बन चुके हैं। चावल का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक शब्द इसी में आता है आयात प्रतिस्थापन, यही भी बता दे रहे हैं। एक टर्म है आयात प्रतिस्थापन। ये क्या होता है, किताब में दिया है और लिख के इसे छोड़ दिया है। इसका मतलब समझ लो, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जिससे कि आयात को हटा दिया जाए या आयात को समाप्त कर दिया जाए तो आयात प्रतिस्थापन कहलाएगा। जैसे भारत में एक समय अनाज का निर्यात की आयात किया जाता था, तो अनाज का उत्पादन हम लोगों ने इसलिए किया ताकि ये आयात करने वाला काम बंद हो जाए। तो क्या हो गया, आयात प्रतिस्थापन। जैसे मोबाइल हम लोग आयात कर रहे हैं ना इस समय, भारत सरकार का जोर है कि भारत की ही मोबाइल कंपनियां आगे बढ़े और बहुत बड़ी कंपनी जब बन जाएगी और हम दूसरे देशों से आयात करना बंद कर देंगे तो इसी को क्या कहेंगे, आयात प्रतिस्थापन। तो इसको लिखेंगे कैसे, मान लो 2 नंबर में आ गया। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, या तो इसमें आएगा या तो अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, किसी देश के द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जिससे उसका आयात का बोझ कम हो सके या समाप्त हो सके, ऐसी नीति को आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे आयात प्रतिस्थापन क्या हो गया, जो चीजें आयात कर रहे हैं उसी का उत्पादन शुरू कर दो। लिखना नहीं है, समझा रहे हैं, यही क्वेश्चन देंगे। अगर हम लिखवा देंगे बोल के तो फिर तुम लोग लिख के क्या लाओगे, ठीक है। हम समझा इसीलिए रहे हैं कि ध्यान से ही सुन लो, फिर उसको अपने शब्दों में बना के लिखना। बना के जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बोल के नहीं लिखवाएंगे, हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनो, जो समझना है समझो, जो लिखवा रहे लिखो, क्योंकि पूरा बोल के नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होती है, एक ऐसी नीति है, किसी देश के द्वारा एक ऐसी नीति को अपनाया जाता है जिससे कि उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिनका आयात करते हैं। जैसे सऊदी अरब वाले, ईरान वाले, इराक वाले, इनके वहाँ तेल बहुत ज्यादा है,
ये क्या आयात करते होंगे? चावल, गेहूं, ये सब आयात करते होंगे कि नहीं? जब उनके वहां उपजाऊ भूमि नहीं है, उसमें से तेल निकल रहा है, तो चावल गेहूं उत्पादन करते और आयात करते होंगे। तो उनकी नीति रहेगी, अगर आयात प्रतिस्थापन अपनाएंगे वो, तो अपने वहां चावल गेहूं उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं कि नहीं? तेल खरीद के लाते हैं दूसरे देशों से। तो हमको अगर आयात प्रतिस्थापन नीति अपनानी है, भारत को आयात प्रतिस्थापन नीति अपनानी है, तो क्या करेगा? पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ाएगा। समझ में आया? ये आयात प्रतिस्थापन नीति अभी जाते समय क्वेश्चन बना के देंगे। अब देखो, भारत के द्वारा वर्तमान में जो निर्यात हो रहा है, जो आयात हो रहा है, उसका कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें से आंकड़ों को याद नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इसमें क्या पूछेगा वो हम बताते चलेंगे साथ में। देखो, वस्तुओं में जो निर्यात किया जा रहा है, ये निर्यात वाला है और ये आयात का आंकड़ा है। ठीक, अब देखो, जो वस्तुएं निर्यात की जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा देखो कौन सी वस्तु है? 63%। ये प्रतिशत में है 63% या 67% और 73% भाग जो है, मतलब 2016-17 में 73% भाग विनिर्मित वस्तुओं का है। विनिर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? किसी कच्चे माल से किसी अन्य वस्तु को बना देना विनिर्मित वस्तु है। जैसे आलू है, आलू से चिप्स बना देंगे तो चिप्स विनिर्मित वस्तु है। मिट्टी से घड़ा बना देंगे तो घड़ा क्या है? विनिर्मित वस्तु है। लोहे से चाकू बना देंगे तो चाकू विनिर्मित वस्तु है। ठीक है, ऐसा कोई भी वस्तु जिसका विनिर्माण उद्योग में उसको बनाया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है, तो उसको विनिर्मित वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो विनिर्मित वस्तुओं का परसेंटेज देखो 73%। जितना सामान बेचा जा रहा है भारत से, उसका 73% हिस्सा विनिर्मित वस्तुओं का है। ठीक है, समझ में आया? देखो, दूसरा बड़ा मद क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद का लगभग 16% या 11% ही घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि जैसी परिस्थितियां रहती है उसी हिसाब से। जैसे तेल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका उत्पादन, ये वाला निर्यात घट जाएगा। तेल का रेट घट जाएगा तो इसका निर्यात बढ़ जाता है। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो हमको सस्ता तेल रूस से मिल गया, तो इसका उत्पादन 22-23 में बढ़ गया होगा। मतलब इसका प्रतिशत निर्यात करने में पेट्रोलियम उत्पादों का बढ़ गया होगा। देखो, भारत के द्वारा कच्चा तेल उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ बड़ी बड़ी रिफाइनरी है जो तेल को साफ कर सकती है। हम लोग दूसरे देशों से तेल खरीद के लाते हैं और उसको साफ करके किसी तीसरे देश को बेच देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिफाइनरी नहीं लगा सकते, छोटे छोटे देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये क्या करेंगे? भारत से ही तेल का, मतलब तेल का जो सामान है, सीधे सीधे वो खरीद लेंगे। आपको डीजल दे दीजिए, पेट्रोल दे दीजिए। कच्चा तेल में बहुत सारे तेल होते हैं, तो उसको छानने वाला काम भारत में किया जाता है, फिर बेच दिया जाता है। और विनिर्मित उत्पादों में जब देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा, जब इसको जब डिफाइन करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा मद है हीरे जवाहरात और ज्वेलरी का। ठीक है, भारत दूसरे देशों से हीरा खरीद के लाता है, उसकी कटिंग करता है, पॉलिश करता है, ज्वेलरी बनाता है खूब बढ़िया, और खूब महंगे में बेच देगा। तो वास्तव में हीरा भारत में नहीं उत्पादित हो रहा, हीरा मंगा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। भारत का गुजरात का जो क्षेत्र है, सूरत, वहाँ पे हीरो का सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे पूरा काम हो रहा है हीरो का, फिर उसको बेचा जा रहा है अमेरिका, ब्रिटेन में। ठीक है, इसी तरह सोना भारत में आयात करके मंगाया जाता है, उसकी ज्वेलरी बना के कुछ बाहर भेज दी जाती है, कुछ इंडिया में ही रह जाता है। तो स्वर्ण आभूषण में भी इसमें देखेंगे कि इसी तरह का काम किया जा रहा है। दूसरे देशों से हम कच्चा सामान खरीदते हैं, उसको विनिर्मित करके बेचते हैं। इसीलिए विनिर्मित वस्तुओं में देखो सामान, ये मद बहुत ज्यादा है, 73%, 2/3 से ज्यादा हिस्सा यही है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद समझ में आया क्या है? अब देखो खनिज एवं अयस्क। अब देखो खनिज एवं अयस्क में बहुत तेजी से ये मात्रा घटी है। 2009-10 में लगभग 5% खनिज एवं अयस्क निर्यात किया जाता था, कुल निर्यात का हिस्सा। अब इसका मद बहुत तेजी से घट के 2% के आसपास हो गया। ये कारण क्या है? कारण ये है कि भारत सरकार कोशिश कर रही है किसी सामान को कच्चे बेचने में कम लाभ होता है। जैसे मान लो तुम आलू उत्पादन किए और आलू बाजार में ले जाके बेचे तो कम पैसा मिलेगा,
लेकिन अगर उसका चिप्स काट के बढ़िया से ले गए तब ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं, छान के ले गए तो और पैसा मिलेगा। तो जब उसको हम विनिर्मित उत्पाद में बदल देंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और जब कच्चा सामान बेचेंगे तो हमको ज्यादा लाभ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए जो खनिज एवं अयस्क है, इससे पहले हम धातुएं बनाएंगे, अब धातु बनाने के बाद बेचेंगे, तो विनिर्मित में आ गया, इसीलिए इसका प्रतिशत ज्यादा है, तो इससे मूल्य हमें ज्यादा प्राप्त होगा। समझ में आया। देखो 4 मद है, और ये देखो कृषि क्षेत्र, कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र में भारत ठीक ठाक निर्यात करता है। इसमें चाय, काफी और चावल, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका निर्यात किया जाता है। इतना समझ में आया जी। निर्यात की वस्तुएं किसी की दिक्कत हो बताओ। हाँ, पेट्रोलियम उत्पाद जो है, देखो पेट्रोलियम उत्पाद जो है ये क्या किया जाता है, दूसरे देशों से मंगा करके हम फिर से दूसरे देशों में बेच देते हैं। ठीक है, तो इसका निर्यात का मत देखो 2009-10 में लगभग 16% था, अभी 11% हो गया 2016-17 में। और यह बताया गया कि ये समय के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखो आयात में, मतलब इन चीजों को बेच करके हम पैसा कमाते हैं, और पैसा खर्च कहाँ करते हैं, इन चीजों पे। जैसे तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला होगा, माता पिता भाई कोई भी, कहीं से पैसा कमा करके लाएंगे और कुछ चीजों पे खर्च करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो बेच के कमा रहे हैं ये है, और जो मंगाना पड़ रहा है ये है। देखो मंगाने वाले वस्तुओं में सबसे ज्यादा क्या है, ईंधन दिख रहा है कि नहीं। ईंधन में क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ। वही पेट्रोल जो बता रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हमारे वहां होता नहीं है, तो हम मंगाते ज्यादा हैं, लेकिन इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा हम फिर बेच भी देंगे। इसी तरह जो है, जो अन्य वस्तुएं तुमको दिखाई दे रही हैं ज्यादा, इसमें स्वर्ण आभूषण की मात्रा लगभग 10 से 12% है। इसमें हीरा मंगाएंगे, तरह तरह के पत्थर मंगाएंगे दूसरे देशों से खरीद के, और उसको ज्वेलरी में बदल करके फिर हम बेच देंगे। इसीलिए देखो पूंजीगत अन्य वस्तुओं में मत ज्यादा दिख रहा है ना। अगर इसमें से निकाल दिया जाए ज्वेलरी और स्टोन को, मतलब बढ़िया जो पत्थर होते हैं, हीरा जवाहरात को निकाल दिया जाए तो लगभग 10% मत तो उसी का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मंगाते हैं सबसे ज्यादा क्या है, ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जितना पैसा कमा रहे हैं उसका लगभग 1/3, अभी कुछ घट गया है तो ये घटता बढ़ता रहता है समय के हिसाब से, तो लगभग 1/3 हिस्सा ईंधन में जा रहा है। लेकिन जितना ईंधन आ रहा है सबका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, उसमें से और बहुत सारा हम निर्यात भी करके पैसा भी कमा ले रहे हैं। समझ में आया। जैसे मान लो तुम्हारी कोई दुकान है खाना बना के बेचने की, तो चावल खरीद के लाए, रोज 50-50 किलो चावल आ रहा है, लेकिन उसमें से खा कितना रहे हैं, 1-2 किलो खा रहे हैं, बाकी 48 किलो बेच दे रहे हैं बना के। कच्चा चावल खरीद के लाए, उसको पकाए, उसको फ्राइड राइस बनाए, चिकन बिरयानी बनाए, कुछ भी बना के बेच दे रहे हैं, तो उसका लाभ अलग से मिल रहा है। तो ऐसे ही ईंधन तो हम ज्यादा मंगाते हैं, लेकिन उपयोग करने के साथ इसका कुछ निर्यात भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा बड़ा मत क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं राजस्व वस्तुएं और कुछ होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं मतलब पूंजी के रूप में पड़ा रहे। जैसे कोई मान लो कंप्यूटर खरीद लिए, कंप्यूटर 20,000 का खरीद के लाए, तो 20,000 तुम्हारे वहां पूंजी के रूप में पड़ा है कि नहीं। जब चाहोगे उसको बेच के कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही जमीन है, मान लो कोई खेत है, खेत क्या है, पूंजीगत वस्तु है। खेत में अगर मान लो हमको खेत खरीदे तो हमको एक वस्तु मिल गई, और उस वस्तु के बदले हम जब चाहेंगे पैसा मिल जाएगा कि नहीं। कुछ कम मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसको पूंजीगत वस्तु कहते हैं। और इसका उदाहरण समझो, मान लो कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए बहुत बड़ी मशीन लेके आया, तो वह मशीन क्या है, पूंजीगत वस्तु है, वो कुछ मिला ना उसके बदले। और राजस्व वस्तुएं क्या हो जाएंगी, या ऐसी वस्तुएं जैसे उनके बदले तुम पैसा नहीं ले सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारी बहन या भाई कहीं पे पढ़ता है, उसको हम 5,000 रुपया हर महीने भेज रहे हैं, वो खाया पिया रहने किराया उराया देके खर्च हो गया, तो कोई पूंजीगत वस्तु बनी नहीं, कोई वस्तु नहीं मिलेगा, खा पी के खत्म हो गया, तो उसको पूंजीगत खर्च नहीं कहेंगे।
ये समझ में आया पूंजीगत वस्तु क्या होता है? कोई वस्तु प्राप्त होगी उस पूंजी के बदले जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, या उस मशीन के बदले हम कुछ पैसा प्राप्त कर सकते हैं, या उस वस्तु के बदले हम कुछ पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसे पूंजीगत वस्तु कहेंगे। जैसे किताब खरीद के लाए तो ये क्या है? पूंजीगत वस्तु है। कुर्सी खरीद के लाए पूंजीगत वस्तु है। अब मान लो क्रिसमस था, कल घूमने चले गए, 1000 रुपये उड़ा के आए तो पूंजीगत है? नहीं है। कुछ मिलेगा थोड़ी ना उसके बदले। जैसे घूम लिए, खुश हो गए, लेकिन कोई पूंजी नहीं है कि उस खुशी को किसी को बेच दूं, बेच पाओगे? नहीं, तो राजस्व वस्तु में आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा पूंजीगत वस्तु क्या है। तो जो बहुत बढ़िया किस्म की मशीनें हैं, बढ़िया किस्म के कंप्यूटर हैं, उसको खरीद के मंगाना पड़ेगा कि नहीं? कुछ मशीनें जो है जो भारत में नहीं बनती हैं तो अमेरिका से मंगा के लाए, चीन से मंगा के लाए, तो ये पूंजीगत वस्तुएं हो जाएंगी कि नहीं? हो जाएंगे। तो देखो ये भी लगभग ठीक ठाक मात्रा में मंगाया जाए। सबसे ज्यादा ईंधन, ईंधन के बाद पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। और देखो खाद्य वस्तुओं पर भी बढ़िया खर्च किया जाए। खाद्य वस्तुओं में हम लोग क्या मंगाते हैं? सबसे ज्यादा जो मंगाया जाता है, एक तो ईंधन का तेल मंगाया जा रहा है और एक खाने वाला तेल। जितना रिफाइन हम लोग खाते हैं वो ज्यादातर बाहर से मंगाया जाता है, ठीक है। खाद्य तेल बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे पहले हम लोग अनाज मंगाते थे, अब तेल मंगाना पड़ रहा है, ठीक, खाद्य वस्तुओं में। और कुछ फल उल भी आता है दूसरे देशों से, तो भी इसी में काउंट हो जाए। कुछ चाय तो नहीं मंगाते हैं, काफी मंगाना पड़ता है, काफी आती है तो काफी हो जाएगा। और भी कुछ कृषि वाला उत्पाद जो होगा वो इसमें शामिल होगा। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत है? अब देखो एक बार तुलना कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग बेच क्या रहे हैं? विनिर्मित वस्तुएं। और सबसे ज्यादा मंगा क्या रहे हैं? ईंधन, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो पेट्रोलियम या परिष्कृत उत्पाद को बेचा जा रहा है और पूंजीगत वस्तुओं को मंगाया जा रहा है। पूंजीगत वस्तुओं को मंगाने का कारण ये है कि कुछ वस्तुएं हैं जो हम लोग नहीं बना पाते। जैसे मान लो कोई हथियार है, बढ़िया टैंक है, बढ़िया तोप है या मिसाइल है या जो भी है। जैसे अभी एक फाइटर जेट है राफेल, तो राफेल को हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो मंगाए या फ्रांस से, तो पूंजीगत वस्तु में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद हम पढ़ाएंगे बंदरगाहों के बारे में, जहां से इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, ठीक।